जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से 10 अक्टूबर के कराए गए कुमार गौरव सर के द्वारा हम करंट अफेयर्स को फटाफट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं और इसी तरीके से आप लोग को पर डे का यानी कि प्रतिदिन का रिवीजन क्लास आप लोग को देखने को मौका मिलेगा। शाम को 6 बजे वीडियो आपको अपलोड हो जाता है इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर। डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की संरचना यानी कि प्रोटीन संरचना निर्माण के लिए। प्रोटीन संरचना निर्माण के लिए इन्हें जो है सो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या होगा? केमिस्ट्री 2024 नोबेल पुरस्कार होने वाला है और इसका ट्रिक है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा। बकरा से हो जाएगा डेविड से बेकर, प्रोटीन से हो जाएगा किसके लिए मिला है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए मिला है, एआई द्वारा प्रोटीन निर्माण के लिए मिला है। और हंसा से होगा हस्बिन। क्या होगा? हंसा से होगा हस्बिन। और जंप करने लगा तो जंप से हो जाएगा जॉन जंपर को मिला है। किसको? तो दो व्यक्ति को दिया गया है। बकरा से हो जाएगा डेविड बेकर, हसन से होगा हस्बिन और जंप से हो जाएगा जॉन जंपर। ये इन व्यक्तियों को मिलने वाला है 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि हस्बिन जॉन जंपर को एआई द्वारा प्रोटीन संरचना के लिए मिला है। ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है? तो ये हस्बिन, जॉन जंपर और एआई को प्रोटीन संरचना बनाने के लिए इन्हें जैसे केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रथम रसायन विज्ञान का अवार्ड हेनरिकस वॉन हॉफ को दिया गया था 2019 में और यह नीदरलैंड्स के रहने वाले थे। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने किया है डेंगू के कारण। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की जौन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये मॉरिशस है। मॉरिशस में सर्वाधिक भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग के किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में खोजी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का कार्य होता है जीवाणु को नष्ट करना और टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। इसीलिए मुख गुहा में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि WHO के अनुसार ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन बन चुका है? तो ये अपना देश भारत बन चुका है। तो ये WHO ने कहा है कि भारत जो है वो ट्रेकोमा मुक्त हो चुका है। इससे पहले 2 देश थे, पहला नेपाल, दूसरा म्यांमार, तीसरा अपना देश भारत हो चुका है और घोषणा दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसे प्रभावित अंग कौन सा था? तो इसे प्रभावित ट्रेकोमा से हमारा आंख प्रभावित होता है जिससे अंधापन हो जाता है और इसका कंट्रोल करने का ट्रेकोमा को कंट्रोल करने का शुरुआत जो है 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जा चुका था। इससे पहले भारत जो है वो पोलियो मुक्त 2014 में हो चुका है और चेचक मुक्त भी 2014 में हो चुका है। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने किया था और चेचक की टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। रतौंधी जो होता है, रतौंधी परस में जीरोपैथेलमिया रोग वो विटामिन ए की कमी से होता है जो आंखों का सूजना होता है। ठीक है, जीरोपैथेलमिया रोग का मतलब होता है आंखों का सूजना। बताना है आप लोग को कमेंट्स में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आइए ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रति वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला ललन टॉप है कि INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये लक्षद्वीप में किया जाएगा। नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो जब हम लोग प्रिज्म से किसी भी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश जब भी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है और सबसे अधिक जो विचलित होता है वो बैगनी होता है यानी कि वॉयलेट कलर और सबसे कम जो होता है वो रेड कलर होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेड कलर का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ये याद रखेगा। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक होता है विबजियोर होता है। नीचे से विबजियोर से ऊपर आर देगा तो जो सबसे ज़्यादा नीचा होगा उसका झुकाव कम होता है, वो कम फैलता है और जिसका सबसे अधिक ऊपर होता है उसका झुकाव कम होता है। ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो ये बैगनी जो होता है सबसे कम विचलित होता है। ओके,
सर्वाधिक विचलित होता है। आगे है 3 नंबर की 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, तो ये लाओस में होगा। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की पहले जकार्ता राजधानी हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा हो चुका है। इसका भारत सदस्य नहीं है। इसमें कुल 11 देश शामिल है। आसियान में 11वां देश नया का जो है तिमोर लिस्ते बना है। इसकी बैठक वियंतियन लाओस में होने वाला है। इस बार का 48वीं क्रम है। भारत आसियान बैठक जो हुआ है वो हाल ही में हुआ है, 21वीं होने वाला है। इसका बैठक लाओस में होने वाला है और इसमें शामिल मोदी जी हैं। ठीक है, ईस्ट आसियान बैठक, ईस्ट एशिया बैठक की स्थापना जो हुआ है वो इसमें कुल 18 देश शामिल है। इसका बैठक लाओस में किया जाएगा। आसियान के 10 देश इसमें शामिल रहेंगे और हम लोग को पता है कि भारत इसका आसियान का सदस्य नहीं है, फिर भी इसमें भारत जो है और शामिल होने वाला है। भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड, रूस, जापान, ये और देश शामिल, यानी कि आसियान का 10 देश और प्लस में ये सब देश शामिल होने वाला है ईस्ट एशिया बैठक में। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता है, लेकिन वर्तमान में अभी नूसंतारा है, याद रखेंगे। लाओस राजधानी है। लाओस की राजधानी कहाँ है, तो वियंगचांग है। वियंगचान इसकी राजधानी लाओस की। स्थल अवरुद्ध देश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लाओस की राजधानी कहाँ है, वियंगचांग है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है, इसकी मुद्रा डोंग है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो ये है बैंकॉक और इसकी मुद्रा ताई बात है। आइए ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये मिजोरम में आयोजित किया गया। यहाँ पर मिजोरम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिजोरम में आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके चापचार को बम्बू डांस भी कहते हैं, इसी को चापचार भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ किया, तो ये रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभित किया है और वर्तमान में भी भारत के रक्षा मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे। एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो चाहे वो नाक का डॉक्टर हो, चाहे कान का हो, गले या मुंह का, ये सभी का डॉक्टर जो होते हैं, या दांत का हो, वो सभी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। ठीक है, सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए कि कार्बन 6 को होगा, 1 2 3 4 5 6 को कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 6 को होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को, तो हाइड्रोजन इस तरीके से ये इसका संरचना है, चाहे ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेकोव वेधशाला मैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुआ है। लद्दाख का हम लोग देख लेंगे कि मैक मेजर, जिसका फुल फॉर्म होता है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है मैक का। ये इस शुभारंभ कहाँ किसने किया है, तो ए के मोहंती साहब किए हैं, जो परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। और ये कहाँ हुआ है, तो हेनले लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया है, हेनले लद्दाख में किया गया है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। स्थापित 4300 किलोमीटर फीट पर इसको ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया। इसका व्यास टोटल 21 मीटर है। वजन इसका 175 ग्राम होगा। कॉस्मिक किरण और गामा किरण की अध्ययन करने के लिए इसको प्रतिस्थापित किया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं लद्दाख के बारे में कि लद्दाख है यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बना है। इसकी राजधानी लेह हो जाएगा। यहाँ के जो उपराज्यपाल है BD मिश्रा है। जिला यहाँ पर 7 है, लेकिन उस समय 31 अक्टूबर 2019 के समय 2 ही जिला था। अब नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलगी को GI टैग दिया गया, तो ये उड़ीसा का है। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये फ्रांस बन गया। फ्रांस की राजधानी कमेंट्स में आप लोग छापेंगे। अगला है कि एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है या तुल्य होता है, तो दूरी का ये ऐसा ही मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 जूल कितने अर्घ के तुल्य होता है, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। और ऊर्जा प्लस कार्य का ये इकाई होता है जूल। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब मनाया गया है। 9 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका नियंत्रण जो है वो आपको यूपीओ करता है, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन होता है, जिसके मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1874 में किया गया था। इस बार 150वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यह रहने वाला है। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस डाकघर की स्थापना 1774 में कोलकाता में किया गया था। अगला है कि इसको स्थापना करने वाला कोलकाता में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस ये वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इन्हीं के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। विश्व में पहला पोस्टल स्टाम्प शुरू करने वाला कौन था, तो ये रोलैंड हिल था। पोस्टल स्टाम्प इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है, तो फिलेटली कहा जाता है। क्या कहता है, फिलेटली कहा जाता है। चलिए ललन टॉप हम लोग देखते हैं कि हाल ही में बिमस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम आयोजित कहाँ हुआ है, तो ये ढाका में हुआ है, जिसका मुख्यालय है बिमस्टेक का ढाका में मुख्यालय है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, मुद्रा इसका टाका हो जाएगा। ठीक है, 1971 में इसका निर्माण होता है इस देश का। 1972 में पाकिस्तान इसको एक देश की मान्यता देता है। हाल ही में बीएसएफ, यहाँ पर बीएसएफ कर लीजिएगा। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो ये सुमन कुमारी बनी है। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी के मान में कमी होती है। आइए हम लोग देखते हैं इसको इमेज के माध्यम से। जैसे कि ये है आपका पृथ्वी की सतह। जब पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाते हैं तो भी आपका जी का मान कम होगा, और नीचे आते हैं तो भी आपको जी का मान होगा कम होगा। यानी कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये सतह पर होता है। मैक्सिमम ज़्यादा होता है सतह पर होता है। अगला कहता है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसका संभावना क्या होता है, तो वर्षा होती है। अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे ऊपर होगा तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बैरोमीटर जो होता है अचानक नीचे गिरेगा तो ये आंधी तूफान लाएगा, धीरे धीरे नीचे धीरे धीरे गिरेगा तो ये वर्षा होगा, और अचानक ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि मौसम साफ हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा, अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। अगला है क्वेश्चन 6 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये गुजरात में। कैबिनेट मंत्री ने इसको जारी किया, 2 चरणों में इसको जारी किया गया है। जैसे कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत और जो है ये लोथल गुजरात में इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये कहाँ है, तो ये हड़प्पा सभ्यता डॉक यार्ड में है। यह 2 चरणों में स्थापना किया गया है। इसका मौजूद क्या है, यह है लाइट हाउस संग्रहालय और नेवी गैलरी है, यहाँ पर स्थापित किए चुके हैं। इसका दूसरा चरण है कि फोर्टिफाइड चावल जो फ्री में अनाज 2024 तक मिला था उसको बढ़ा करके अब दिसंबर 2028 तक किया गया है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला कहता है कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है आपको संविधान में कहाँ किया गया, तो इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन 4th संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 के तहत 1978 में इसके राष्ट्रीय आपात को जोड़ने के लिए इसे लिखित संविधान के रूप में मान्यता मिल चुका था। ललन टॉप हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है, तो ये टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया जा चुका है। हाल ही में हंगरी में नए राष्ट्रपति पद किसे चुना गया है, तो ये तामस सुलियोक को चुना गया है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो RGB होते हैं। R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू होता है। सबसे तरंगदैर्घ्य रेड कलर का होता है, ये भी याद रखेंगे। अमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा मापने की इकाई है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है कि हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी तय की है। रेपो दर जो है आपको 6.5% ही रहने का तय किया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। रेपो रेट नो चेंजिंग। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति 2006 में जिसको MPC भी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म मौद्रिक नीति समिति होता है, जो 2006 में इसको समिति को स्थापित किया जाता है। और ये किसके कहने पर, तो उर्जित आर पटेल जी के सिफारिश पर। महंगाई में क्या होगा, तो महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कहा, उर्जित आर पटेल की महंगाई पर अगर कंट्रोल करना है तो इसका 4+2% इसका लक्ष्य है। और यह इन्होंने कहा है कि 2% से 4% के बीच ही रखना चाहिए, तभी जाकर के महंगाई पर कंट्रोल किया
जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके जो MPC यानी कि मौद्रिक नीति की जो बैठक होती है वो साल में 6 बार होती है, यानी कि हर 2 महीने पर इसकी बैठक किया जाता है। ठीक है, बैंक रेपो रेट कितना है तो 6.7% है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि बैंक रेपो रेट जो है 6.75% है। यहीं पर देखें कि इसकी जो कुल सदस्य होते हैं टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से RBI के अध्यक्ष और गवर्नर मिलाकर के 3 होते हैं और 3 आपको भारत सरकार के तरफ से होते हैं। आगे देख लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रिपर्चेजिंग ऑप्शन होता है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है RBI जारी करता है, जो व्यावसायिक बैंकों को देता है। तो रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है तो ये RBI जारी करता है, और जब अपने ये व्यावसायिक बैंकों को देता है तब। और उसके बाद जो बैंक रेपो रेट होता है वो जो रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए वो बैंक रेपो रेट दर से कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि बैंक रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट से अधिक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि ललन टॉप कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है तो ये पटना बिहार में किया गया है। रिसर्च सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है, कोलकाता में किया जा चुका है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था, यह आप आपको बता चुके हैं। आगे है कि परिपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस R जो होगा उसका पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उस पर भी कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब उसका लंबाई घटाइएगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि लेंथ यानी कि लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, जब लेंथ इसको घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घटता है। ठीक है, और प्रतिरोध जो होता है वो ओम का ऐसा मात्रक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही हम सफ़र नीति का संबंध किससे है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है शुरू नितिन गडकरी ने किया है और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, यानी कि सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुखद हो, इसका उद्देश्य है। ऐप इन्होंने राजमार्ग नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें आपको अगर हाईवे पर कहीं पे अगर गाड़ी खराब हो गया या एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर आपको तेल डलवाना हो या मान कर चलिए भूख लागले तो आपको ATM, ट्रामा सेंटर, फ्यूल स्टेशन और भोजनालय आपको होटल मिल जाएगा इसी ऐप के अंदर। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेनसैट उपग्रह किसने लॉन्च किया, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि स्पेसएक्स किसकी कंपनी है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम स्थान किसे मिला है, ये यतिन भास्कर को मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग पर परिवहन किस रूप में होता है तो ये बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो 70 ml, लेकिन 1 मिनट में अगर पूछा जाए कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है तो ये 72 बार धड़कता है। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक धड़कन में पूरे हमारा शरीर का जो ब्लड होता है वो 70 ml पंप करता है पूरे शरीर में, लेकिन 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय है 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल द्वारा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है तो INS निर्देशक है। इससे पहले देख लेते हैं कि सर्वे पोत जो है जिसका पहला जो था वो INS संध्यांक था जो शामिल हो चुका था, दूसरा इस बार INS निर्देशक शामिल हो चुका है। सबसे पहला यह स्वदेशी पोत होगा जिसका निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। इस प्रश्न का ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है, ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ किया है तो भारत प्लस USA के साथ प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है जाइलम और फलोए में क्या अंतर है तो जाइलम जो होता है फल पेड़ पौधा को जल को परिवहन करता है पृथ्वी से ऊपर की तरफ, ये एक ही दिशा में जाता है। तो जाइलम का क्या काम होता है तो जाइलम उत्तक जो होता है वो जड़ों से पृथ्वी से जलों को परिवहन करना पेड़ पौधा में, और खाद्य पदार्थों का परिवहन फलोएम करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन हम लोग जानते हैं कि खाद्य पदार्थ का परिवहन दोनों तरफ होता है, क्योंकि पत्तियां भोजन बनाती है तो ऊपर से नीचे भी भोजन लाती है, नीचे से ऊपर लेकर जाती है। तो ये खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय दिशा में होता है, दोनों दिशा में, इसीलिए द्विदिशीय कहा जाता है। और जल परिवहन सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए एक दिशीय दिशा इसे कहा जाता है। आगे कहता है कि सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त कौन सा होता है तो सर्वदाता O नेगेटिव को कहा जाता है और सर्वग्राही AB+ को यानी कि पॉजिटिव को कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य कौन सा देश बन चुका है, तो ये स्वीडन बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा था। तो ये जो 104 भारत के द्वारा जो छोड़ा गया था 104 रॉकेट एक साथ, वो PSLV C-37 के द्वारा छोड़ा गया था। PSLV का फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जो C-37 के द्वारा छोड़ा गया था। इसका लॉन्च 2017 में 104 उपग्रहों के साथ छोड़ा गया था और इसका जो कचरा था, अवशेष था, ये पुनः इसे वायुमंडल में प्रवेश करा चुका है और इसको उस कचरा को समाप्त कर चुका है। 8 अक्टूबर को वायुमंडल में ला चुका है ताकि वह वायुमंडल में आकर के जल सके, क्योंकि वायुमंडल में गैस होती है और किसी भी चीज़ को जलने के लिए गैस की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वायुमंडल में ला करके छोड़ दिया गया है ताकि यह कचरा ऑक्सीजन से संपर्क करके जल सके। आगे कहता है ललन टॉप की हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टाम्प का उद्घाटन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बन गई है, तो इंडियन ऑयल है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ किया गया है, सेशल्स में किया चुका है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा का मुद्रा जो है वो आपको ATP को कहा जाता है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है कि तारा काय का क्या कार्य होता है, तो कोशिका विभाजन करना, और यह सिर्फ जंतु में पाई जाने वाली एक कोशिका है। आइए बिहार के प्रमुख नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि विदेशिया, जाट, जटिन, डुमरी, ये बिहार का प्रमुख नृत्य है। आगे हम बिहार का इतिहास देख लेते हैं, जैसे कि मगध पर राज करने वाले, तो मगध पर राज, तो उस समय मगध का जो हिस्सा था बिहार था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आता था। ठीक है, उस समय क्योंकि मगध जो सो ये सब बिहार का हिस्सा था। मगध पर राज करने वाले शासक, इसका ट्रिक देख लेते हैं कि हंसना मोय मोय हो गया, हंसना मोय मोय, तो हंस हो जाएगा हर्यक वंश, जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इसके संस्थापक बिंबिसार थे हर्यक वंश का। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऐसे शिशुनाग वंश, जिन्होंने 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके संस्थापक शिशुनाग वंश थे। आगे है नंद वंश, नंद वंश जो 344 से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया और यहाँ के जो शासक था यानी कि इसके संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। और आगे आता है मोय मोय, मोय मोय से हो गया मौर्य वंश, जो 323 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक रह चुके हैं। आइए अगर लोग देखते हैं कि मगध का हर्यक वंश, एक एक शासक को देख लेते हैं कि मगध का हर्यक वंश, मगध में कौन कौन सा शासक मगध में आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में पहला आता है बिंबिसार, उसके बाद आता है अजातशत्रु, उसके बाद आता है उदयन, उसके बाद आता है नागदशरथ। ये 4 शासक आते हैं हर्यक वंश के अंतर्गत। देखते हैं कि बिंबिसार, बिंबिसार इसे प्यार से श्रोणिक धर्म के अंदर कहा जाता है, तो इसे प्यार से श्रोणिक कहा जाता है जैन धर्म के अंदर। इसे पहली राजधानी राजगीर या गिरिब्रज में बनाई थी। कुल इन्होंने 52 वर्ष तक राज किया था मगध पर। उसके बाद आता है अजातशत्रु, अजातशत्रु ये अपने पिता बिंबिसार को हत्या किया था, इसीलिए इसे पितहंता के नाम से जानते हैं। इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में। किसके समय में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था, इसीलिए इसे पितहंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उदयन, उदयन इन्होंने ही पटना को स्थापना किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम भी है। ठीक है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला एकमात्र शासक कौन था, तो उदयन ही था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है नागदशक, इसे हत्या शिशुनाग वंश ने किया था। इसे नागदशक को हत्या शिशुनाग ने किया और इसे हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया, कौन सा, शिशुनाग ने। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और यह नागदशक की हत्या करता है, फिर अपना शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इन्होंने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था, ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति देख लेते हैं। 383 में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में होता है और प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में होता है, ये भी याद रखेगा। और इसका ट्रिक क्या है, कल वैशाली सब, कल वैशाली सब। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होता है, कल यानी कालाशोक, उसके बाद शिशुनाग वंश इसके शासनकाल था। और वैशाली में बौद्ध संगीति कहाँ होता है, तो चुलबग स्थान पर होता है। सब यानी कि सब कश्मीर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आगे आता है कि नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक शिशुनाग वंश को मारने के बाद महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना करता है। घराना यहाँ के अंतिम शासक था इसके नंदवंश का।
उसके बाद आते हैं घनानंद। घनानंद इसे मारकर चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। घनानंद को मार करके चाणक्य कौटिल्य जो था वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। आगे आता है सम्राट बिंदुसार। सम्राट बिंदुसार यह महान शासक था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो था महान सम्राट हुआ। उसके बाद इसके बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक था। महान पिता का पुत्र बिंदुसार को कहा जाता है महान पिता का पुत्र। ये तो पिता कौन था, तो ये पिता चंद्रगुप्त था, तो ये महान पिता का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। और महान पुत्र का भी पिता कौन था, तो बिंदुसार था। ये दोनों इसका अधिकार मिल चुका है, ठीक है। और महान पुत्र का पिता बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार जो था अमित्रघात था और शत्रुनाशक भी था, ये याद रखेंगे। आगे कहता है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिसको मास्की अभिलेख, गुज्जर अभिलेख और नेतुर अभिलेख और उदय गोलम अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम मिलता है, ये भी याद रखेंगे। अशोक के अभिलेख के पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो जेम्स प्रिंसेप था, ये भी ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध इन्होंने 261 ईसा पूर्व में किया था। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध के बारे में, यानी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने। आइए देख लेते हैं कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी, तो तोसली थी। इस युद्ध के बाद धम्मचक्र की नीति अपनाने वाला कौन था, तो यह अशोक था। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। कुल 14 शिलालेख अशोक के हैं और कुल 7 स्तंभ लेख है, जिसे पिलर कहा जाता है या स्तंभ भी कहा जाता है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहाँ है, तो बिहार में है। और रामपुरवा अभिलेख कहाँ है, तो बिहार में है। तो 2 स्तंभ लेख जो है आपको बिहार में है, ये याद रखिएगा। एक लौरिया नंदनगढ़ और दूसरा रामपुरवा है। आगे है कि सम्हारता राजस्व अधिकारी होता था। सम्हारता जो था वो राजस्व अधिकारी होता था। सन्निघाता कोषाध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि अध्यक्ष होता था, जो भूमि पर टैक्स लिया करता था। तीर्थ शीर्ष अधिकारी हुआ करता था। और भ्रष्ट का बृहद रथ का मतलब होता था। इसे पुष्यमित्र मार डालते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं विद्रद्रथ को, ठीक है। चलिए यहीं तक था। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।